Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve improvement paper for physics for ICSE class 10 for the year 2025. तो इस इम्प्रूवमेंट पेपर को ढूंढने में मुझे इतना टाइम लग गया, जैसे ही मुझे मिला है मैंने आपके लिए वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है। सेक्शन ए मैं आज बनाऊंगी, सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेक्शन ए में आपको पता है पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो फिजिक्स का कम और मैथमेटिक्स का ज़्यादा लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गिवन स्क्वायर, तो स्क्वायर लेमिना आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ होता है जहाँ डायगोनल्स मीट करती हैं। आपके पास सिंपल से स्क्वायर दिया है, अगर आप डायगोनल्स कराओगे तब भी, अगर आप नहीं कराओगे तो भी ये पॉइंट आएगा आपका सेंटर वाला जो आना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना आ रहा है ये, पहले एक्सेस को रीड करते हैं 2, फिर y पे -2, तो 2 और -2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा, 2 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन कम्स डाउन, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट इज। क्या होगा जब ऊपर गया तो क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो लग रहा है उसके ऊपर फोर्स, और हमें किसके पूछा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऊपर जा रही है ना बॉल, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एंगल कितना हो गया 180, यानी कि cos 180 यानी -1 आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो जब ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और जब नीचे आएगा तो आपको पता है उसी की डायरेक्शन में लगता है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो इट मींस पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, नेगेटिव फॉर द वे अप एंड पॉजिटिव फॉर द वे डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बोला है, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब यहाँ पर 10 है तो इसी को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस ये डेसिमल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो -19 की जगह क्या हो जाएगा -18, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन थर्ड पार्ट ऑल्सो। सो फोर्थ पार्ट इज अ क्रो बार ऑफ लेंथ 1 मीटर। पहले आपको पता होना चाहिए क्रो बार हमारा लीवर क्लास 1 को बिलोंग करता है, जिसमें फल्क्रम सेंटर में एक तरफ लोड आ गया, एक तरफ एफर्ट आ गया, ये हो गया क्रो बार। हैज ए टोटल लेंथ ऑफ 1 मीटर, टोटल लेंथ मींस आपका यहां से लेकर वहां तक का पूरा टोटल लेंथ आपको 1 मीटर दिया है। हैज इट्स फल्क्रम एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम द लोड, तो लोड से लेकर आपका ये डिस्टेंस है वो 0.2 है, यानी फल्क्रम से तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो इट मींस DL यानी कि लोड आर्म जो है वो आपकी 0.2 मीटर दी है। तो यहां से एफर्ट आर्म कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 1 थी, 1 में से 0.2 आप माइनस करेंगे, इट मीन 0.8 के आपके पास DE आ गई। कैलकुलेट करना हमने मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, बट अगर हम पूरा प्रिंसिपल लगाएंगे तो आपके पास एफर्ट डिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ पर आर्म की बात कर रहे हैं तो DE अपॉन DL आ जाएगा, इट मीन 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, इट मीन 4। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका 4 आ गया, इट मीन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। In the fifth part, which of the following figures will depict deviation of a ray of light through 90 degree? हमें बताना है किस में 90 डिग्री की डेविएशन हो रही है when it emerges out of the prism। तो आप ये देख सकते हो फर्स्ट वाला आ गया आपके पास यहाँ पर प्रिज्म, जिसमें ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, रे जो आ रही है वो 90 डिग्री एंगल पे आ रही है, तो अनडेविएटेड जाएगी, अनडिवाइडेड जाने के बाद यहाँ पर नॉर्मल से स्ट्राइक करेगी और नीचे आ जाएगी, यानी 45 और 45, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 90 का एक एंगल है तो ये 45 हुआ, यानी ये भी 45 की और 45, यानी प्लस करेंगे तो 90 डिग्री की। तो इस फिगर से हमें 90 डिग्री की डेविएशन मिल रही है, बट बाकी में भी समझ लीजिए, इसमें हम अंदर जाएंगे तो यहाँ से ये जाएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, इट मींस यहाँ पर टोटल हमारे को 180 डिग्री की डेविएशन मिल जाएगी। इसमें इस तरफ से अगर रे आने वाली है तो ये पहले इस वाली रे के पैरेलल जाएगी, फिर बाहर आने के बाद बाहर जाने वाली है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमें सिर्फ इसका पर्पज ये होता है कि इन्वर्टेड इमेज आनी है, इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी, और उसमें हमारे पास 30 डिग्री का यानी है ही नहीं है, स्केलियन ट्रायंगल दिया है 30 90 60 वाला, तो जिसमें से TIR होनी ही नहीं है। हमें क्या बताना था, 90 डिग्री की डेविएशन, तो 90 डिग्री डेविएशन हो रही है ए पार्ट के अंदर, तो क्लियर कट आंसर है इसका फिफ्थ पार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस। In sixth part, which of the following values can represent the magnification of a simple microscope? अब simple microscope क्या है, जिसमें convex lens लगा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही प्लेस्ड है, और आपको जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं वो क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। यही लेते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ये लास्ट केस जो आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ते हो। अब अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव में मिलेगी मैग्निफिकेशन, और मैग्नीफाइड है इसका मतलब वो 1 से ग्रेटर देन होगी,
1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 1 दी हुई है इट मीन्स वो इक्वल साइज के लिए होती है, तो इक्वल साइज तो नहीं है, हमें बोला कि मैग्नीफाइड है यानी डबल है, तो अब +1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, +2 हमारे पास है जो इसका वर्चुअल होना भी दिखा रहा है और मैग्नीफाइड होना भी दिखा रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। Now next is also numerical from the same chapter. An object placed at a distance of 30 centimeter. So u is equal to -30 centimeter in front of a lens produces clear inverted image. Inverted मिल रही है मतलब real है. At a distance 60 centimeter behind the lens. यानी कि यहाँ पर आपको मिल रही है 60 centimeter behind the, मतलब v का आंसर आपके पास 60 centimeter है. तो 60 centimeter आ गया. नेक्स्ट इज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो हमने इसको पोजीशन चेंज किया है, लेकिन अभी पहले हम इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझना। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v मीन्स आपके पास आया 1/60 माइनस नीचे फिर से -30 इज इक्वल टू 1/f। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 61 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2 यानी कि 3/60 यानी 1/20। 1/20 f होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि f आपके पास आ गई 20। यानी अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ जो है ये हमारे मतलब फोकस पॉइंट यहाँ टोटल ये डिस्टेंस जो है 20 दिया हुआ है, 20 दिया। अब इससे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ऑब्जेक्ट फोकस से बियॉन्ड है, ऑब्जेक्ट फोकस से बियॉन्ड होता है यानी f और 2f के बीच में होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज कहाँ बनती है बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f मतलब इधर का भी 20 और 20 40 हो जाएगा 2f कहाँ पर आएगा 40 पे आया, तो ये बियॉन्ड 2f बन रही है, तभी हमारे पास 60 आ रहा है, तो यानी ठीक है। अब सेकंड केस में उसने बोला इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ही 60 पे रख दिया यानी f और 2f के बियॉन्ड मैंने रखा, तो 2f बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ जाएगी इन बिटवीन f एंड 2f इमेज आ जाएगी। तो f और 2f के बीच में यानी आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से, आपको देखने से ही पता चल रहा है, बट अब आप इस फोकल लेंथ को लेकर के और नई वाली 60 वाली वैल्यू को लेकर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। सेम आप एफ ये ले लेंगे, v जो उन्होंने हमारे को ऑब्जेक्ट जो दिया हमें -60, ऑब्जेक्ट की जगह पे -60 लेके आप v निकालिए 30 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी वो उन दोनों के बीच में आ रहा है, इंटरचेंजेबल होते हैं ना ये दोनों केसेस हमारे पास, इसलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है क्वार्ट्ज प्रिज्म। क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज्ड टू स्टडी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, ये आप सबको पता है कि होता ही है। क्वार्ट्ज डज नॉट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यही तो रीजन है, अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता तो फिर कैसे उसका स्पेक्ट्रम बनाता। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 8th पार्ट में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि ग्लास प्रिज्म होता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रावायलेट ही तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड में आपके पास ऑफ ए साउंड वेव इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, amplitude is reduced from 2 millimeter to 1 millimeter। हमें कोई मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ बताना है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी, इंटेंसिटी हमारे को पता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब एम्पलीट्यूड क्या हुआ है हाफ हुआ है, 2 से 1 हुआ है यानी हाफ हुआ है, तो मैं एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगे हाफ का स्क्वायर, यानी कितना हो गया एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो वही रहा और क्या आ गया 1/4 साथ में आ गया, यानी वो जो आएगी न्यू इंटेंसिटी वो 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस कि वो 1/4 हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट इज न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन का क्वेश्चन है कलर कोडिंग का। तो लाइव, न्यूट्रल और अर्थ की, तो आपको पता है इसमें से लाइव वायर ब्राउन कलर की ही होती है, तो ब्राउन कलर में तो आपका कहाँ हो गया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जिसमें ब्राउन लिखा है, तो लाइव ब्राउन है, न्यूट्रल ब्लू है, अर्थ येलो, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस के अंदर। नेक्स्ट है एन एलॉय कॉन्स्टेंट हैज रेजिस्टिविटी 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट दिया हुआ है। If the temperature of this alloy is increased to 50 डिग्री सेल्सियस, then its resistivity will be कितनी हो जाएगी। अब हम इनको यूज क्यों करते हैं, कॉन्स्टेंट एलॉय है, एलॉय का मतलब ही क्या है कि नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, मेटल्स के लिए बात करेंगे तो करती है, लेकिन एलॉयस का यही तो पर्पस होता है यूज करने का कि नहीं करनी चाहिए। तो 11th पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन में दिया 5 × 10⁻, यानी बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही रेजिस्टिविटी रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि उसका इफेक्ट चेंज इन टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट रहता है, क्योंकि एलॉय यूज किया है हमने इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस।
नेक्स्ट आ गया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसमें करंट कैरिंग लूप है आपके पास in a horizontal plane as shown in the diagram. Which of the following is the correct sentence statement with respect to direction of magnetic field lines of force? अगर आप देखेंगे तो ये हमें दिखाया गया है कि सर्कुलर लूप है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इस तरह से है, तो इस तरह से पे आपको अपना लगाना है यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आप लगाएंगे तो अपना राइट हैंड थंब रूल के राइट हैंड को खोला आपने, लगा कर देखना है, तो एक्स और वाई आप इसको बीच में सोचेंगे कि ये कंडक्टर आ रहा है, ये एक तरफ हो गई और वाई दूसरी तरफ हो गई, तो एक्स और वाई दोनों पे बताना है। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स पॉइंट पे अपवर्ड जाएगा और वाई पॉइंट पे डाउनवर्ड जाएगा। यहाँ पर आप राइट हैंड थंब रूल लगाकर चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा। 13th part, for a body of mass m the relationship between the heat capacity C dash and specific heat capacity, यानी कि C dash का क्या हो जाता है रिलेशन, m into C, it means option number A is correct in this case। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर A आ गया। In 14th part, a piece of cake and watermelon of the same mass are taken out of the freezer at the same time। हमने केक भी बाहर निकाला, वाटरमेलन भी बाहर निकाला, दोनों का मास सेम दे दिया। Which of the following statement is correct? केक एंड वाटरमेलन विल अटेन द रूम टेम्परेचर द सेम टाइम, दोनों इकट्ठे गर्म हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर मतलब ठंडे हो गए ना, फ्रीजर से टेम्परेचर से कम आ गया है। वाटरमेलन विल अटेन द रूम टेम्परेचर फास्टर और केक विल अटेन द रूम टेम्परेचर फास्ट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, केक विल अटेन द रूम टेम्परेचर फास्टर। अब वाटरमेलन में क्या है, वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है, यानी कि वो टाइम लेगा रूम टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। लेकिन केक के इंग्रेडिएंट्स क्या है, शुगर है, फ्लोर है, वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिनका हीट कैपेसिटी लो है, तो लो हीट कैपेसिटी वाले क्या होंगे, जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ठंडे भी जल्दी हो जाएंगे, गर्म भी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन वाटरमेलन वाटर की वजह से धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे गर्म होगा, तो इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस केस के लिए। नाउ ड्यूरिंग बीटा इमिशन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई विल बी, क्या होता है बीटा इमिशन में से, -1 E0, यानी जो चीज बनेगी, जो पेरेंट है और डॉटर न्यूक्लियस है, क्या रिलेशन हो जाएगा उनके बीच में, वो दोनों आइसोबार्स आ जाएंगे। आइसोबार्स का मतलब होता है कि सेम मास नंबर रह जाएगा और डिफरेंट उनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। विद दिस MCQ आर ओवर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 which is fill in the blanks. Now complete the following by choosing correct answer from the bracket. The ideal mechanical advantage of single movable pulley is, क्या होती है, 2 नहीं दिया, less than 1, more than 1, equal to 1, it means more than 1, तो आप fill in the blank में क्या लिखेंगे, more than 1, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा more than 1। Now B part में if different colors of light strike a rectangular glass block at some angle of incidence then maximum lateral displacement will be shown by, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फैक्टर्स देखने हैं। अगर हमें फैक्टर्स पता है तो हम आराम से बता सकते हैं। वॉयलेट कलर होता है ओरिजिनली, लेकिन यहाँ पर वॉयलेट नहीं है तो हम ब्लू कलर लेंगे, तो हमारा बी डैश के अंदर आ जाएगा ब्लू कलर, क्योंकि वॉयलेट दिया नहीं हुआ, अदरवाइज हम वॉयलेट ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ सबसे कम इसी की हो जाती है, लीस्ट वेवलेंथ वॉयलेट कलर की होती है, बट गिवन ऑप्शन में से ब्लू है तो हम वही लेंगे। सी में 1 जूल इक्वल टू कितने कैलोरी होता है, कितने कैलोरी हो जाता है, 0.24 कैलोरी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज द होल इन द राइट साइड ऑफ द सॉकेट इज फॉर कनेक्शन टू द डैश वायर। सॉकेट है, सॉकेट में राइट हैंड साइड, सॉकेट का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड मीन्स ये वाला साइड आपका किसके लिए हो जाता है, ये लाइव वायर के लिए। प्लग में लेफ्ट लाइव होता है और इसमें राइट लाइव हो जाता है। ई पार्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ऑफ एसी जनरेटर इज डिटरमाइंड बाय, थर्ड वाला कौन सा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ई पार्ट में आ जाएगा राइट हैंड रूल। फिर एफ है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द फिजन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय बम्बार्डमेंट विद, किससे करवाते हैं, स्लो न्यूट्रॉन से करवाते हैं, तो एफ पार्ट में आ जाएगा न्यूट्रॉन। अब इसके बाद हम आ रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2, विल द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज, यहाँ पर ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, चेंज होगी इफ ए हॉलो स्फीयर इज कंप्लीटली फिल्ड विद मर्करी, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो स्फीयर कहाँ लाई करती है, जहां उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, बट व्हेन इट इज फिल्ड विद मर्करी तो वो कहाँ लाई करेगी, जहां मर्करी का मास होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो वो थोड़ा सा रीअरेंज करेगा, लगभग सेंटर के पास आएगा, वी विल रीड जस्ट बिलो द ओरिजिनल ज्योमेट्रिक सेंटर, उसी के आसपास रहेगा। वैसे सर्टेनली हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे आएगा, बिकॉज मर्करी इज डेंसर देन एयर, ये इसका रीजन बन जाता है। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस नीडेड इन वाटर टू हेयर द एको। एको के लिए परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग आपको पता ही है, टाइम मींस 0.1 सेकेंड का गिवन है, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो है इट इज इक्वल टू 15
1500 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। अब v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 2d अपॉन टी, या फिर हमें डायरेक्टली निकालना क्योंकि हमें तो d निकालना था, तो vt अपॉन 2। अब v कितना है 1500, t कितना है 0.1 अपॉन 2। डेसिमल को हटाना भी है तो हटा सकते हैं, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटा आपने 75 और डिस्टेंस है तो मीटर, तो 75 मीटर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होना चाहिए। वाटर के अंदर अगर हम चाहते हैं कि एको होनी चाहिए, जैसे हम रूम में या एयर में क्या कहते हैं कि 17 मीटर का डिस्टेंस सफिशिएंट है, लेकिन वहां के लिए नहीं है, वहां पर हमारे को 75 का चाहिए होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। State the potential of wire connected to the right hand side terminal of the 3-pin plug and also state its color। तो अगर हम 3-pin प्लग को दिखाते हैं तो जनरली इस पोजीशन में दिखाते हैं कि हम उसको इंसर्ट करने वाले हैं। तो इस पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन सा आता है न्यूट्रल वायर, लेफ्ट में प्लग के अंदर लेफ्ट में हमारा यही रहता है और राइट हैंड साइड में हमारा न्यूट्रल वायर आ जाता है। तो राइट हैंड साइड वाली में आपने लिखना है न्यूट्रल वायर, क्योंकि पहले उसने नाम पूछा, फिर पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल 0 वोल्ट, फिर कलर भी पूछा, तो कलर इसका आ जाता है लाइट ब्लू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। Second is state two properties of magnetic lines of force around a straight conductor carrying current। अब स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट का क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर पड़ी हुई है आपने ये वाली प्रॉपर्टीज की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल, और उनका सेंटर कहाँ लाई करेगा एट द पॉइंट जहां पर वायर है, वो ही हमारा सेंटर हो जाएगा उन कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए। दूसरा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बिकम डेंसर, कब, जब हमने करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो ये 2 पॉइंट्स दे सकते हो आप, कट नहीं करती वो भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। नाउ थर्ड इज हीट कैपेसिटी ऑफ मिल्क कुकर इज 450 जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी आपको गिवन है इसके अंदर, C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T का फॉर्मूला आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T आपने बताना है, तो डेल्टा T मीन्स क्या हो गया Q अपॉन C डैश। अब Q हमारे क्वेश्चन में गिवन है 9000 जूल, 9000 जूल डिवाइडेड बाय C डैश इज 450, कैंसिल करोगे तो 9 का 5 हो गया 100 एंड देन 20, तो इट मीन्स 20 आ गया। निकाला क्या हमने डेल्टा टी, तो डेल्टा टी मीन्स ये क्या आया केल्विन, जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, 20 केल्विन विल बी फाइनल आंसर। इन फोर्थ पार्ट आपके पास डायग्राम है यही वाला जिसमें आपके पास 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर आ रही है और टच कर रही है। ए बी सी जो नाम दिए हैं हमें तो वही लेने पड़ेंगे, और पी क्यू इज द इंसिडेंट रे विच इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री सरफेस के साथ बना रही होती है, आपको पता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तभी तो वो आगे चले जाती है, तो ये अनडेविएटेड आगे चले जाएगी। जहां ये स्ट्राइक करेगी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी कि सारे एंगल 60-60 के हैं, तो यहाँ पर भी ये 60 का एंगल बनाएगी। अब 60 भी TIR हो जाएगी तो ये फिर से बाहर आ जाएगी, इट मीन्स यहाँ से फिर 60 बनाएगी और बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलते टाइम कोई भी यहाँ पर आप अल्फाबेट ले लो ताकि आपको नाम देने में आसानी हो जाएगी। ना यहाँ पर भी हमने नाम दे दिया। अब इसके बाद मुझसे पूछा क्या, द एंगल ऑफ डेविएशन एट AC, ये AC सरफेस है, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना बन रहा है, रे आ रही थी ओरिजिनली, अगर ये प्रिज्म यहाँ ना होता तो सीधे चले जाती, लेकिन ये यहाँ से डेविएट हो गई, नीचे हो गई, यानी डेविएशन का एंगल कितना बन गया 120 डिग्री। वैसे ओरिजिनली अगर ये रे यहाँ होती तो हमारे पास ये डेविएशन आया, यानी ये कितना हुआ 180 में से 120 को आपने माइनस किया, यानी कि 60 डिग्री की डेविएशन, अगर हम डेविएशन की बात करें नहीं होता तो यहाँ जाती, लेकिन ये यहाँ बेंड हो गई, ये इतनी वापस आ गई, यानी कि 60 डिग्री की डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस BC, BC पे कितने का बन रहा है, BC पे तो परपेंडिकुलर ही हो रही है, तो BC पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 2 एंगल्स आपको देने हैं क्योंकि वो अनडेविएटेड आगे जा रही है, इट मीन्स 90 डिग्री का बन रहा है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट जिसमें बाइसिकल का डायनामो आपको दिखाया हुआ है। अब क्या पूछा इसमें, विच इज फिटेड टू द टायर व्हेन द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल रोटेट करेंगे हम, द स्पिंडल ऑफ द डायनामो अटैच्ड टू द मैग्नेट्स रोटेट करेगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। इसके मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनवाए हुए हैं कि जब हम उसको रोटेट करते हैं तो साथ में बिजली बनती है। डायनामो का मतलब होता है जनरेटर। तो क्या है, नेम द फिनोमेना दैट टेक्स प्लेस, तो जनरेटर में कौन सा फिनोमेना लगता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When the bulb glows while the person rides a bicycle, तो जब हम बाइसिकल को चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और फिनोमेना है
electromagnetic induction. What will be the effect on the brightness of the bulb when the rider increases the speed of bicycle? अगर आपने बाइसिकल की स्पीड बढ़ा दी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जल्दी जल्दी चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि करंट की स्ट्रेंथ चेंज हो गई, तो इंक्रीज हो गई। बी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इट मीन स्पीड इंक्रीज होने से बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। इंक्रीज वर्ड आपने लिखना है कि बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई, या यूं भी लिख सकते हैं कि बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, बस ज्यादा आएगा ड्यू टू ग्रेटर करंट। और करंट ज्यादा क्यों है? ड्यू टू फास्ट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो ज्यादा क्यों है? ड्यू टू रैपिड मोशन ऑफ मैग्नेट। तो इतना आपको देना पड़ेगा। Now in sixth part, define background radiation, give one internal, internal या external कोई भी पूछ लेते हैं। तो background radiations कौन सी हैं? Radiations alpha, beta और gamma कोई भी हो सकती हैं, to which we all are exposed, even in the absence of any actual radioactive source। हमें दिख नहीं रहा कोई भी actual radioactive source, लेकिन फिर भी हम उसके साथ exposed हैं, हमारे आसपास वो हर टाइम है, मतलब हम उससे बच ही नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी डोज बहुत कम होती है, इसलिए हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब इंटरनल में अगर हम एग्जांपल्स लेंगे तो K40 आ गया, C14 आ जाएगा और रेडियम भी आ जाएगा, तो ये सारे हमारे इंटरनल सोर्सेज में आ जाते हैं। Now in seventh part, astatine is a radioactive element. Study the graph given below. Number of protons versus the number of neutron. तो आपको पास number of neutron x एक्सिस पे दिए हैं, number of proton y एक्सिस पे दिए हैं। एस्टेटाइन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब हमें इसका क्या लिखना है? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, यानी 85 हमारे पास एटॉमिक नंबर हो गया। मास नंबर हमारे से ए पार्ट में यही पूछा है कि मास नंबर क्या होगा। मास नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास? अभी हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीड किया 85, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं आपके पास? 126, यानी कि 211। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 85 और 211। वहां में सिर्फ मास नंबर पूछा है तो हम 211 दे देंगे। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, विच लाइन ऑन द ग्राफ विल नेवर पास टू द पोजीशन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ एनी नंबर, अल्फा बीटा और गामा इमिशन नहीं आ सकता, चाहे हम जितने मर्जी नंबर ऑफ ये ले लें। फिर हमने चॉइस भी बताना, तो अभी पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी लाइन करेक्टली ली हुई है, तो एक एक लाइन करके हमें जस्टिफाई करना है। तो अगर मैंने इसमें से अल्फा के लिए गिना, अल्फा का इमिशन करा, मतलब हम अल्फा इमिशन की बात कर लेते हैं पहले। तो अल्फा इमिशन में आपको पता है क्या हो जाता है कि 2 प्रोटॉन कम होने होते हैं। 2 प्रोटॉन कम होंगे तो कितना हो जाएगा? तभी तो नंबर -2 होता है, और -4 मतलब न्यूट्रॉन के लिए भी 2 होते हैं ना, तो -2 हो गया। अल्फा इमिशन का मतलब -2 है, तो -2 मतलब इसमें -2 जाऊंगी तो 85 से 2 कम हो गए, यानी कि 83। यानी कौन सी लाइन हमारे पास करेक्ट आ गई? जो क्यू लाइन है वो करेक्ट आ गई। ये हमें रीजन में देना है, नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं उसको। फिर हमारे पास दूसरा चीज आ गया बीटा इमिशन के लिए। अब बीटा इमिशन के लिए हम इसमें से क्या ले सकते हैं? बीटा इमिशन का मतलब क्या हो गया? क्या कम हुआ है या क्या ज्यादा हुआ है? एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, तो 1 प्रोटॉन इंक्रीज। यहाँ पर क्या हुआ था? ऊपर वाले हमारे 2 प्रोटॉन डिक्रीज हुए थे, ये हमने देख लिया, तो इसलिए क्यू ठीक हो गई। अब 1 प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, 1 प्रोटॉन कितना? 85 से हम 86 पे जाएंगे तो कौन सी लाइन दिख रही है हमारे को? एन वाली। यानी इससे हमारे को जस्टिफिकेशन मिल गई कि एन वाली लाइन भी करेक्ट है। क्यू को हम ऑलरेडी देख चुके, एन को हम ऑलरेडी देख चुके। बीटा इमिशन अगर हो रहा है तो वो किससे होता है? अगर एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन डिक्रीज भी तो हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो न्यूट्रॉन डिक्रीज होने का मतलब हमारे को न्यूट्रॉन के बैक आना है, यानी 126 से 125 पे आना है। तो 125 पे कौन सी लाइन जा रही है आपकी? एल वाली लाइन जा रही है। तो ये तीनों चीजें ठीक हो गई। अब लास्ट कौन सा बच गया हमारे पास? एम ऑप्शन बच गया, यानी कि एम ऑप्शन हमारा आंसर है। और एम ऑप्शन इसके अंदर वैसे नहीं दिया, उन्होंने पूछा है, तो एम हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो ठीक नहीं है। उसने बोला है कि विच लाइन ऑन द ग्राफ विल नेवर पास टू द पोजीशन। क्यों नहीं हो सकता? अब उसका भी रीजन देखो कि एम क्यों नहीं करेक्ट है। एम आगे जा रहा है, एम आगे जाने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अगर कोई चीज डिके हुई है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज कैसे हो रहे हैं? कम होंगे ना, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। -2 होता है, -4 होता है, या फिर +1 होता है, वो प्रोटॉन के लिए होता है, तो न्यूट्रॉन के लिए नहीं होता। तो न्यूट्रॉन इंक्रीज नहीं होगा, यानी वो जो एम लाइन है वो पॉसिबल नहीं है। ये आपने रीजन देना, गिव ए रीजन फॉर योर चॉइस। सी पार्ट के अंदर आप इसके लिए पूरा रीजन यही वाला देंगे कि जब भी एक न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होता है प्रोटॉन में तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो न्यूट्रॉन में डिक्रीज बट न्यूट्रॉन में नॉट इंक्रीज। तो न्यूट्रॉन में इतना भी लिख दोगे तब भी हो जाएगा, न्यूट्रॉन में डिक्रीज बट इट विल नॉट इंक्रीज, बस ये आ जाएगा। विद दिस सेक्शन ए इज ओवर। I conclude my today's video. In next video I will try to cover section B, but पूरा बड़ा हो पाएगा तो देखेंगे 2 पार्ट्स में या 1 पार्ट में। I will see or I will take action according to your response, as you know.
आएगा रिस्पॉन्स तो सेक्शन भी बनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट जाते जाते अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, थैंक यू, उसके लिए भी थैंक यू।